नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आपसे थोड़ी देर पहले भारत और चीन के सरहद से, भारत और चीन के बॉर्डर से एक बड़ी खबर आई है। चाइनीज आर्मी ने एक बार फिर हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, हमारे जवानों पर हमला करने की कोशिश की। हमारे जवानों ने पलटवार किया, करारा जवाब दिया और चीन के सैनिकों को वापस उनकी सीमा में खदेड़ दिया। इस बार दोनों सेनाओं के बीच अरुणाचल के तवांग इलाके में हुई। खबर यह भी है कि जवाबी कार्रवाई में चीन के कम से कम 20 फौजी घायल हुए हैं, जबकि हमारे 8 जवानों को मामूली तौर पर चोटें आई हैं। घायल जवानों का इलाज गुवाहाटी में चल रहा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना 9 दिसंबर की है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चाइनीज पीएलए ने अपनी हद पार करने की कोशिश की और उन्हें इस हिमाकत की कीमत तुरंत चुकानी पड़ी। जवाबी कार्रवाई के बाद चीनी सैनिक वापस अपनी सीमा में भाग गए। मनीष प्रसाद ने बताया कि आर्मी के सोर्सेस से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक चाइनीज पीएलए के करीब 200 से ज्यादा सैनिकों ने तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। एलएसी को पार करके हमारे इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बनाने की फिराक में थे। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, जानबूझकर किया गया। लेकिन जब भारत के सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को चैलेंज किया, वापस जाने को कहा, तो चीन के सैनिकों ने हमारे जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उन्हें करारा जवाब दिया गया। 9 दिसंबर को यह मामला शांत हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह 11 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हुई। इसके बाद हमारे सैनिकों ने एक बार फिर जबरदस्त जवाब दिया और इसके बाद चाइनीज फौज पीछे हट गई। चूंकि मामला सेंसिटिव है, घुसपैठ की कोशिश को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए आज चाइनीज फौज और भारतीय फौज की फ्लैग मीटिंग हुई। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों देशों को सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। तवांग में जिस जगह भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है, उस जगह का नाम थांग ला है। भारत के जवानों ने पीएलए के सैनिकों को करारा जवाब दिया। हमारी फौज के जवानों ने 200 चाइनीज सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 20 से ज्यादा चाइनीज सैनिक घायल हुए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब चाइनीज पीपल्स लिबरेशन पीएलए के सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आकर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें चैलेंज किया, उन्हें रोका, जिसके बाद चाइनीज सैनिकों ने पथराव किया। भारत के सोल्जर्स ने चाइनीज सैनिकों को बराबर की टक्कर दी, करारा जवाब दिया। दोनों देशों के फौजियों के बीच हाथापाई हुई। इंडिया और चाइना के सैनिकों की झड़प पहले 9 दिसंबर को हुई थी और इसके 2 दिन बाद चाइनीज सैनिकों ने एक बार फिर भारत के सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की। इस बार चाइनीज सैनिक ज्यादा नंबर में आए थे। पीएलए के करीब 200 सैनिक लाठी डंडे लेकर भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन भारत के सैनिक पूरी तरह तैयार थे। दूसरी बार भी चाइनीज सैनिकों को कड़ा जवाब दिया गया और उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया गया। कल हुई झड़प में चाइना के ज्यादा सैनिक घायल हुए। भारतीय फौज ने एक बयान में बताया कि चाइनीज सैनिकों को भारत की सीमा में पैर रखने से पहले ही वापस भगा दिया गया। इस झड़प में भारतीय सेना के 8 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 घायल जवानों को गुवाहाटी के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तवांग में झड़प के बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स ने आपस में बात की। बॉर्डर पोस्ट पर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए राजी हो गए। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प की करीब 28 साल बाद यह पहला मौका है जब इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच इस तरह की तकरार हुई है। वो तकरार जिसमें सोल्जर्स जख्मी हुए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के पास। मनीष, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इस समय क्या अपडेट है आपके पास में? जो डिटेल्स आपने बताई थी वो मैंने शेयर की है। एक बैकग्राउंड बताइए, कैसे हुआ, क्या हुआ उस दिन, इसके अलावा और क्या बता सकते हैं आप? रवि जी, ये थांगला का एरिया है। थांगला जो चाइनीज पीएलए का मेन कैंप है,
और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है। डिस्प्यूटेड लैंड रहा है 2006 से लेकर अभी तक। कई बार ऐसा फेस ऑफ की कंडीशन हुई है जब चाइनीज पीएलए के जवान यहां पर आए और इन एरियाज के रिवराइन बॉर्डर या फिर उसे पार कर उन्होंने अपनी मार्किंग और एरिया डोमिनेट करने की कोशिश की। इस बार भी वही किया, लेकिन भारतीय सेना की 22 सदस्यीय पेट्रोल टीम, जिसे एक मेजर रैंक ऑफिसर लीड कर रहे थे, वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि चाइनीज पीएलए के करीबन 50 से 60 जवान ठीक फ्रंटलाइन एरिया पे जो रिवराइन बॉर्डर है उसके पास में एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं और स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा फेंस तैयार कर रहे हैं, यानी तारबंदी लगा रहे हैं। उसके अलावा टेम्परेरी स्ट्रक्चर और जो पोस्ट के तरीके का एक स्ट्रक्चर यानी पोस्ट यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यहां पर वो रुक सके। चूंकि एग्रीमेंट है भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच, दोनों इस एरिया में कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जो मेजर रैंक ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं, लेकिन सुबह का वक्त था करीबन 10 से 10:30 बजे का, लेकिन उसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब होती गई। चाइनीज पीएलए हटने को तैयार नहीं था और बैक यानी डेप्थ एरिया में और जो यूनिट जो उनकी थांगला में है वहां से और जवान आए। कुल मिला के 200 के लगभग की यहां पर चाइनीज पीएलए की नफरी थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने कहीं से भी इस पोजीशन को नहीं छोड़ा, इसको होल्ड किया। पत्थरबाजी करने लगे करीबन 12:30-1 बजे के बीच चाइनीज पीएलए की तरफ से, जिसमें भारतीय सेना के 8 जवान इंजर्ड हुए। 3 को इवैक्यूएट करके वहां से मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया, 5 को वहीं फर्स्ट एड दिया गया। उसके साथ साथ एडजॉइनिंग यूनिट से भी जो जवान आए उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ घेराबंदी की और चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ा। 9 तारीख की यह घटना है। 10 तारीख को आर्मी हेडक्वार्टर, कोर कमांड और साथ में आर्मी ईस्टर्न कमांडर को बताया गया, गंभीरता से इसे देखा गया और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि फ्लैग मीटिंग की जाए। लेकिन चूंकि यहां पर इस समय चाइनीज पीएलए के करीबन 200 जवान वहां पे मौजूद थे, भारतीय सेना ने पोजीशन को नहीं छोड़ा, पोजीशन को होल्ड किया। जो टॉप मोस्ट चोटियां उसके पास की थी उसको होल्ड किया और 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग करने लगे। उसी दौरान 10 तारीख स्मूथ बिल्कुल भी नहीं गया, वहां पे दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो आमने सामने थी। 11 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है रजत जी, क्योंकि उस समय वहां पर फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में कुल मिला के 24 मेंबर्स थे। भारतीय सेना की तरफ से जो डिव कमांडर थे, डिवीजन कमांडर, वो मौजूद थे। उसके अलावा ब्रिगेडियर इंटेलिजेंस, ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर थे, कर्नल रैंक ऑफिसर थे, इंटरप्रेटर 3 मौजूद थे। वो गए चाइनीज पीएलए को, उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट का ये उल्लंघन है और आप कहीं से भी ये स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। जिस तरीके से चाइनीज पीएलए ने पैंगोंगसो में किया था 2020 में, ठीक उसी तर्ज पे यहां पे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की अग्रेसिव पोस्चरिंग की वजह से चाइनीज पीएलए को मानना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। जब ये 11 तारीख को जब ये पीछे हट रहे थे तो उस दौरान भी इन्होंने काफी ज्यादा मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश की और इसी वजह से ये 3 दिन लंबी जद्दोजहद रही। कुल मिलाकर रजत जी, जो इसका आउटकम निकला, भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज पीएलए कहीं से भी भारतीय धरती के अंदर नहीं आया, यानी यांगसे के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर अंदर की तरफ भारतीय टेरिटरी में नहीं आया, भारतीय सेना ने आने नहीं दिया। दूसरा, इसमें कुल मिला के भारतीय सेना के 8 जवान इंजर्ड हुए और चाइनीज पीएलए के करीबन 20 से 25 के लगभग की संख्या है। चाइनीज पीएलए का क्योंकि यूनिट पास में थी, यूनिट से जितने भी 200 के लगभग जवान थे वो यहां पर आए और आमने सामने तक ये करीबन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से 3 दिन तक ये फेस ऑफ चला। तो रजत जी, इसकी पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर में दी गई है। आर्मी चीफ ने खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस बारे में ब्रीफ किया है। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसकी जानकारी दी है और हमारे सोर्सेज ने इस बात की भी जानकारी दी है, प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी जाएगी और उसके साथ आने वाले बॉर्डर मैकेनिज्म जो मीटिंग है, उस मीटिंग के दौरान इस बात को उठाया जाएगा कि एक बार फिर से जहां पर ईस्टर्न लद्दाख के 824 किलोमीटर पे चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का पालन कर रहा है, तो यहां पे अग्रेसिव पोस्चर करके इसको वो उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका जवाब देगी। और रजत जी, यही वजह है कि जो टॉप मोस्ट एरिया यांगसे का ये जो एरिया है, तवांग के इस यांगसे के एरिया में, जो कि एक इमोशनल तरीके से चाइनीज पीएलए से जरूर देखता है, लेकिन इस एरिया को लेकर भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे हटेगी नहीं और जो टॉप मोस्ट एरिया है उन सभी को एरियाज को डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ा है। और मैसेज जो उनका मेन लुडोंग एरिया है, लुडोंग काउंटी एरिया, जहां पे उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, यानी जो यहां की भी जो सुपीरियर्स वहां पे बैठते हैं, उन तक ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जी मनीष, 2-3 बातें आपने बिल्कुल साफ साफ बता दी। एक तो आपने बिल्कुल बयान कर दिया कि 9 तारीख को क्या हुआ, 11 तारीख को क्या हुआ, दर्शकों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर आपने ये भी बता दिया कि हमारी तैयारियां कैसी हैं और किस तरह से भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। अब मैं दर्शकों को कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरों की बात सुनवा देता हूं मनीष, जो इस इलाके में तैनात रह चुके हैं। जिन तमांग इलाके की हम बात कर रहे हैं उसके चप्पे चप्पे की जानकारी इनके पास है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा अरुणाचल प्रदेश के उस इलाके में कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं जहां चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच यह टकराव हुआ। मेजर जनरल सिन्हा बता रहे हैं कि पीएलए के जवान लंबे समय से यहां घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इंडिया ने वहां
जबरदस्त मोर्चेबंदी की हुई है, इसलिए चाइनीज फौज को कोई कामयाबी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई ऐसा स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है। इसके पहले भी यहां झड़पें हुई हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जनरल ऑपरेशंस रहा हूं इस इलाके में, और इसके पहले में यांग से सेम जगह पर बहुत सारी झड़पें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चीज को समझना और हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा, ये टोटल डोमिनेशन में है हमारे। ये चाइनीज इससे बहुत पीछे हैं। उनको इस इलाके में आने के लिए 7 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, और हम जो ये सेंसिटिव एंड जो डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारी एक छोटी टुकड़ी एज ए ऑब्जर्वेशन के लिए वहां रहती है। तो ये आप जो देखते हैं कि जो हम इस ईस्टर्न साइड में देख रहे थे लद्दाख में, उससे भिन्न है ये। मगर इस चीज को हल्के में ना लें, इसको आप लोकलाइज ना कहें। ये चीज क्योंकि हम डोमिनेशन में हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन है, और डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना का काफी इसके ऊपर में रहता है कि किसी तरह हम कुछ कर ले, फुटहोल्ड ले लें। तो फुटहोल्ड लेने के लिए वो बहुत बड़ी संख्या में भी आते हैं। आपने मेजर जनरल सिन्हा की बात सुनी, उन्होंने कहा ये वो एरिया है जो भारतीय फौज के डोमिनेशन वाला एरिया है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच ने बताया कि चाइनीज आर्मी की यह हरकत सोची समझी साजिश का नतीजा है, क्योंकि तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह से डिफाइंड है, कोई डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है नहीं। जनरल ध्रुव कटोच ने कहा कि भारतीय फौज भी समझती है कि चीन गड़बड़ कर सकता है, शरारत कर सकता है, इसलिए हमारे जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, और अब इसका अंदाजा चीन के जवानों को अच्छी तरह हो गया होगा। ये जो तवांग सेक्टर है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि एलएसी किधर है, ना तो चीन की तरफ से ना तो भारत की तरफ से। तो यहां पर अगर वो चीनी सोल्जर आए हैं, वो जानबूझ के आए हैं, उनको मालूम है कि ये बाउंड्री लाइंस किधर हैं और कहां तक वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं। अगर आप पूरा ईस्टर्न बॉर्डर देखेंगे तो एक चीज समझ में आ जाती है कि तवांग सेक्टर ही एक सेक्टर है जहां पूरी तरह से भारत के सैनिक भावी हैं उनके ऊपर, और ये बड़ा वेल डिफाइंड एरिया है। तो यहां पर अगर ये आए हैं तो मुझे लगता है कि जो लोकल चाइनीज कमांडर है, या तो उसने कोई गलती की है, या जो पेट्रोलिंग करने वालों हैं उन्होंने जानबूझ के इस प्रकार से गलती की है, और उसी प्रकार से उनको ये मुंह तोड़ जवाब भी मिला होगा। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये एक सेक्टर है जहां पर इस प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए थी, खास करके तवांग सेक्टर में। और ज्यादा करके दोनों फौजें यहां पर काफी दूरी पर हैं, तो इनको, और वो पेट्रोलिंग भी इस प्रकार से नहीं होती है कि वो दूसरे के इलाके में आए। तो आश्चर्य की बात तो जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह दोबारा रिपीट नहीं होगा। वाकई में अगर चीनी सैनिक 7-8 किलोमीटर चलकर हमारी सीमा में आने की कोशिश की तो ये चिंता की बात है, और अच्छी बात है कि हमारे सैनिकों ने उनको वापस भगा दिया। रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू की बात आपको सुनवा देता हूं। कर्नल टिक्कू ने कहा कि चीन की फौज इस तरह की हरकत करती रहती है। जिस तरह की डिटेल सामने आई है, जिस तरह की बातें पता चली हैं, उससे लगता है कि मामला लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट का है। इस इलाके में भारत की फौज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। इंडिया और चाइना के बीच में तकरीबन 3700 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और इस बार उन्होंने पूरे ईस्ट में जाकर ये कार्रवाई करी है, और ये मैकमोहन लाइन पर है जिसको चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट है, और ये जब फेस टू फेस, जब एक मिरर डिप्लॉयमेंट हो और आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट हो, और ज्यादा इलाका दोनों फौजों के बीच में नो मैन लैंड ना हो, और अपने भी ट्रूप्स और उनके भी ट्रूप्स आकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये 100% इसमें चांसेस है कि आप भिड़ जाओगे, आपस में क्लैश होगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले चाइना आता था, वो 2-3 दिन बैठकर हमारी जमीन पर वापस चला जाता था। अप्रैल 2020 के बाद वो आकर उन्होंने डेप्सांग के इलाके में चले गए, वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो, और हम पेट्रोलिंग पॉइंट 11 और 11A में जा नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया ने इससे काफी बड़ा सबक सीखा है, और ये सबसे बड़ा सबक ये है कि चाइनीज जब भी घुसपैठ करेंगे, जब चाइनीज इनग्रेस करेंगे, तो उनका डट के मुकाबला करना।
फौजी अफसर कह रहे हैं कि जिस इलाके में चीन की फौज ने गड़बड़ करने की कोशिश की वहां हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। आर्मी की तरफ से बयान जारी करके क्लियर कर दिया गया कि चीन के जवानों को भारत की सीमा में कदम रखने से पहले ही खदेड़ दिया गया था। हमारे जवानों ने चाइनीज फौज के मंसूबों पर पानी फेर दिया, उन्हें मारकर भगा दिया। लेकिन कांग्रेस को भारतीय सेना के बयान पर यकीन नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चीन ने हमारे उस इलाके पर कब्जा कर लिया जहां से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के हमारे जवानों और उनके जज्बे को सलाम करता हूं, जो आई बार चीन से छाती अड़ाकर लड़ते भी हैं और भारत मां की सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। सवाल पर यह है हमारी सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री चीन की आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? याद करिए, पिछले 2 साल से चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा कर रखा है। डेप्सांग प्लेन में जो उनका कब्जा है वाई जंक्शन तक, जिससे डीबीओ एयर स्ट्रिप अब चाइना की आर्टिलरी फायर की रेंज में आ गई है, आज तक उन्होंने उससे कब्जा छोड़ा नहीं। डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। अगर सरहद पर कोई गड़बड़ होती है, यह ऐसा विषय होता है जो राजनीति से परे रहना चाहिए। ये सेंसिटिव मामले हैं, ये देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार यही गलतियां करती है। आज सेना ने कह दिया चीन के किसी सैनिक ने हमारी सरजमी पर कदम भी नहीं रखा। इसके बाद भी कांग्रेस ने सेना के दावों पर सवाल उठाया। सुरजेवाला कह रहे हैं कि चिकन नेक तक चीन घुस आया है। यह कहना हमारी फौज का, हमारे बहादुर जवानों का अपमान है। भारत और चीन की सीमा पर आपसी अंडरस्टैंडिंग तो यह है कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे और अगर कभी झड़प हो भी जाती है तो एक दूसरे पर हथियार से हमला नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे। इसलिए जब यहां सैनिकों के बीच लड़ाई होती है तो उसे फिस्ट फाइटिंग जैसी फाइट के रूप में देखा जाता है। एक दूसरे को धक्का देने से शुरुआत होती है, फिर थोड़ी बहुत मारपीट होती है। लेकिन 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह ऐसी है कि जरा सी धक्का मुक्की में भी जवान घायल हो जाते हैं। उसमें कोई शक नहीं कि यह जोरदार सेटबैक है, धक्का है उस बातचीत के लिए जो कई दिनों से भारत और चीन के बीच में चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि चीन के बॉर्डर पर भारतीय सेना वहां की पहले से किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। चाहे सैनिकों की संख्या हो, चाहे वेपन हो, या फिर सपोर्ट सिस्टम हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, भारतीय सेना चीन को बराबर की टक्कर दे रही है। हमारे बहादुर जवान सरहद की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। भारत हमेशा एक शांति प्रदेश रहा है। हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन जब जब किसी ने हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की है तो हमारे बहादुर जवानों ने इसका करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान इसका स्वाद कई बार चख चुका है और पिछले दिनों में चीन ने भी अब 2-3 बार इसका स्वाद चख लिया है। लेकिन न पाकिस्तान अपनी हार से सबक सीखता है और न चाइना अपनी हार से सबक सीखता है, और न ही कांग्रेस अपनी बार बार होने वाली हार से कुछ सीख पाती है। कांग्रेस को फिलहाल गुजरात में हार के कारणों पर विचार करना चाहिए, जहां अभी अभी कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई है, क्योंकि आज गुजरात में नई सरकार का गठन हुआ है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ ली है। गुजरात में बीजेपी की जीत जितनी ऐतिहासिक है, शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल शाम को ही गांधीनगर पहुंच गए थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई बड़े बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शाम होते होते मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक नई सरकार दी, एक नई टीम दी, और नई टीम ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, इस नई लुक एंड फील वाली सरकार का मैसेज क्या है, भविष्य की सियासत के लिए इसमें क्या संकेत छुपे हुए हैं, जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और गुजरात के जो बड़े नेता चुनाव के मैदान से दूर रहे अब उनका फ्यूचर क्या होगा। गुजरात बीजेपी के बड़े और पुराने नेताओं को पार्टी कहां और कैसे एडजस्ट करेगी, इन सारी बातों की चर्चा आज की बात में करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं उस शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ये तस्वीरें गांधीनगर के नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड की हैं। गुजरात में नई सरकार के गठन की तस्वीरें हैं। आज हेलीपैड मैदान में भूपेंद्र पटेल ने अपने 16 मंत्रियों के साथ शपथ ली। जिन 16 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें 8 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट शामिल हैं। बड़ी बात है कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के नेताओं के अलावा एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गांधीनगर पहुंचे। आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भूपेंद्र पटेल दूसरी बार विधायक बने हैं। अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से 1,92,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड से चुनाव जीते हैं। भूपेंद्र पटेल कड़वा पाटीदार समुदाय से लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले गुजरात के पहले नेता हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ लेने वालों में 16 मंत्री हैं, जिनमें से 7 भूपेंद्र पटेल की पिछली कैबिनेट में भी शामिल थे। जगदीश विश्वकर्मा, हर्ष सांघवी, कानूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, कुबेल डेंडोर और मुकेश पटेल पिछले मंत्रिमंडल में भी थे। इसके अलावा 4 नेता पुरुषोत्तम सोलंकी, मुलू बेरा, बच्चू खाबड़ और कुंवरजी बावलिया ऐसे हैं जो बीजेपी की पुरानी सरकारों में मिनिस्टर रह चुके हैं। 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है। भानुबेन बाबरिया पहली बार मंत्री बनी है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि इस बार बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि सरकार के गठन में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, न रीजन का, न रिलीजन का, न कास्ट का, न कॉम्बिनेशन का। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। 16 मंत्रियों में से 4 कोली समुदाय से आते हैं। कोली बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इसी तरह बीजेपी के परंपरागत वोटर पाटीदार समाज से भी राघवजी पटेल, ऋषिकेश पटेल और प्रफुल्ल पेनशेरिया को कैबिनेट में शामिल किया गया है। जगदीश विश्वकर्मा और मुलू बेरा ओबीसी हैं। पहली बार बीजेपी को आदिवासी समाज का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। 27 आदिवासी सीटों में से बीजेपी ने 23 सीटें जीती। इसीलिए भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी कुंवरजी हलपति और कुबेर डेंडोर को जगह दी गई है। भानुबेन बाबरिया दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगी। हर्ष सांघवी जैन समुदाय से आते हैं, तो कानू देसाई ब्राह्मण हैं, बलवंत सिंह राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को बधाई दी और अच्छे काम करने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, यह एक नई और ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद यह बात क्लियर हो गई कि बीजेपी ने उन नेताओं को फिलहाल वेटिंग लिस्ट में रखा है जो बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव भी जीत गए। इनमें हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेता शामिल हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। पिछली सरकार के चर्चित चेहरे जीतू वाघानी को मंत्रिमंडल में शामिल न करके एक बड़ा मैसेज दिया है। जीतू वाघानी बड़े नेता हैं, पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री थे, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन पिछली सरकार के दौरान उनके मंत्रालय में पेपर लीक होने का दाग लगा था। कई और विवाद सामने आए थे। इस बार बहुमत बड़ा है, लेकिन बीजेपी चाहती है किसी तरह का कोई दाग न लगे,
इसलिए जीतू बघानी सरकार से बाहर हैं। हालांकि पिछले साल विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट बदलने के बाद जिन मंत्रियों को भूपेंद्र पटेल की सरकार में जगह नहीं मिली थी, उनमें से कुछ को एक बार फिर सरकार में लाया गया है। ऐसे एक मंत्री हैं बच्चू भाई खाबड़। बच्चू भाई खाबड़ विजय रूपाणी की सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल की पहली सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली थी। आज बच्चू भाई खाबड़ ने भी भूपेंद्र पटेल की सरकार में मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। बच्चू भाई ने कहा कि मंत्री पद से हटने के बाद उन्हें 1 साल तक अपने इलाकों की जनता के बीच काम करने का मौका मिला। अब वो फिर से मिनिस्टर बनकर जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज 20 साल में हमने जो कुछ किया है दावर ट्राइबल बेल्ट में जो किया है, वो सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, आरोग्य का काम हो और हमारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए, सब काम हमने पूरे किए। इस बार ट्राइबल क्षेत्र में बहुत बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, अप्रत्याशित जीत मिली है, तो उसके साथ आप जैसे नेताओं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे सिर पे जिम्मेदारी आएगी और लोगों की जो जरूरियात है वो भी हमें भारत सरकार और गुजरात सरकार के साथ मिलकर करेंगे, वो काम तेजी से आगे बढ़े। कहा जाता है राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता है, कोई कभी विराम नहीं लगता है राजनीति बिल्कुल में। नहीं। और जब रूपाणी सरकार का चेहरा बदला गया था, पूरे सब मंत्रियों को हटा दिया गया था, तो क्या उस वक्त आपने ऐसा फील किया कि? अरे मैंने कोई फील नहीं किया, मैं तो विधेयक का था ना, तो भी मुझे अवसर मिल गया 1 साल पूरा काम करने के, इसलिए मैं 45,000 लीड से आज जीत पड़ा यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे कोई बात नहीं, लोगों का काम हर दिन पद हो ना हो, लेकिन हम लोगों के बीच में जाके काम लोगों का करता है। सरकार में सरकार हमारी है, लंबे टाइम से इसका उपयोग करके भी हम लोगों का काम करेंगे और अगले दिन में भी हम काम करेंगे। अहमदाबाद चलते हैं, निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। निर्णय, अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मैंने देखा था थोड़ी देर पहले आपने पूरी जानकारी दी थी, तो मंत्री कौन होंगे, उन्हें क्यों मिनिस्टर बनाया गया, किसको, ये तो मैंने बताया दर्शकों को, लेकिन किसको क्या डिपार्टमेंट मिला और ये डिपार्टमेंट क्यों दिया गया, आपके पास में क्या जानकारी है? देखिए, जो पिछली सरकार के मंत्री हैं, 7 मंत्री जो रिपीट हुए हैं, उनको लगभग वही डिपार्टमेंट मिले हैं जो माफ कीजिएगा उनके पास पहले से थे। चाहे फिर वो ऋषिकेश पटेल हो या फिर हर्ष संघवी हो या जगदीश पंचाल हो या मुकेश पटेल हो, कोई भी जो मंत्री हैं पिछली सरकार के जिनको रिपीट किया गया, उनको लगभग वही डिपार्टमेंट दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो क्राइटेरिया इस बार सिलेक्ट किया गया इनके मंत्रिमंडल में इंक्लूजन का, वो था इनकी परफॉर्मेंस। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 1.5 साल तक ये जो मंत्री हैं, इनके कामों को लेकर के एक काफ़ी अच्छा परसेप्शन भी बना। चाहे फिर वो हर्ष संघवी हो, वो तो एक तरह से सरकार का चेहरा भी बन गए थे। परसेप्शन वाइज अगर देखें तो सबसे ऊपर लेके गए वो सरकार के परसेप्शन को पिछले 1.5 साल में। या फिर ऋषिकेश पटेल का काम हो, ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य मंत्री थे और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। कोरोना के टाइम में जो कठिन टाइम था, उनको कार्यभार सौंपा गया स्वास्थ्य मंत्रालय का और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको वापस वही मंत्री मिले हैं। हमने देखा किसी में भी कोई खास चेंज नहीं किया गया, उल्टा एक आध एडिशन किया गया होगा। जैसे कि ऋषिकेश पटेल को जो उच्च शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो भी सौंपा गया है। इस बार एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं उसमें अगर आप देखें तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे कुंवर जी बावलिया हों या फिर बच्चू भाई खाबड़ हों जो पिछली सरकार के मंत्री थे, या पुरुषोत्तम सोलंकी, ऐसा नहीं है कि रूपानी सरकार को जब बदला गया था या रूपानी सरकार का पूरा जब चेहरा बदल दिया गया था तब सभी के सभी मंत्री ऐसे थे कि जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे या सभी के खिलाफ नाराजगी थी। नाराजगी एक लेवल पे थी और क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए एक पूरा का पूरा फेस चेंज करना था, इसलिए पूरी सरकार को बदल दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नेता थे, ये हो सकता है पहले से लिस्ट में हो, जिन्हें दोबारा बाद में टिकट भी दी गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिनकी टिकट नहीं दी गई थी या फिर उन्हें काट दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को टिकट भी दी और इन्हें वापस मंत्रालय भी सौंपा। एक मैसेज तो निर्णय आपकी बात से ये मिलता है कि चाहे मिनिस्टर विजय रूपाणी की सरकार में रहेंगे और भूपेंद्र पटेल की सरकार में, जिन लोगों ने अपने मंत्रालय का काम एफिशिएंटली किया उन्हें इस नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई।
बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि इस मंत्रिमंडल के गठन का अगर आप एक लार्जर मैसेज देखेंगे तो वो बहुत ही क्लियर है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि दो तरह के गोल्स हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल है 2024 के चुनाव भी क्योंकि सामने है, आप राजनीतिक समीकरण जो है उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, उसको आपको एक तरह से पूरा कंसिडर करके ही कैबिनेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उसे भी ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसा कि बताया गया, रिजल्ट के दिन भूपेंद्र पटेल ने अपने भाषण में जो बातें कही और जो आपने देखा होगा उसी दिन उन्होंने एक विजन भी रखा था सामने, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नई पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाएगा। और जब नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बात की थी शाम के समय, तब उन्होंने भी बताया था कि आने वाले 10 साल जो है बहुत क्रूशियल है गुजरात के लिए। और साफ दिख रहा है कि जो इस स्पेस को फॉलो कर पाएगा, जो इस स्पेस के साथ कदम मिला पाएगा, उसे ही मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा निर्णय, क्योंकि चैलेंज बड़ा है। अब जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब सरकार को अपना काम करना है और नरेंद्र मोदी तो हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो सबको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारे अपडेट के लिए, इस एनालिसिस के लिए। आज भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का चेहरा देखकर दो चार बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये ऐसे लोगों का चुनाव किया गया जो डिलीवर कर सकते हैं, जो मोदी के विजन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट की योजनाओं को अमल में ला सकते हैं, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी जैसे नए सेक्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि इस मंत्रिमंडल में नई लीडरशिप डेवलप करने की सोच दिखाई देती है। 16 में से 5 मंत्री बिल्कुल नए हैं। मंत्रिमंडल पहले की तुलना में यंग है। और तीसरी बात, इस बार रीजनल और कास्ट बैलेंस पर बहुत जोर नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबका है, लेकिन प्रेशर किसी का नहीं है। और सबसे और बड़ी और अहम बात यह है कि सरकार भले ही भूपेंद्र पटेल की हो, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की छाप इस पर साफ दिखाई देती है। जब जनता पूरी तरह से किसी पार्टी पर भरोसा करती है, किसी पार्टी को इस तरह का पूरा समर्थन देती है, तो सरकार कितनी कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है, ये जल्दी गुजरात में दिखाई देगा। मोदी संदेश देना चाहते हैं कि अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो फिर मजबूत सरकार बनानी होगी, जिससे सरकार बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के काम कर सके। जनता ने नरेंद्र मोदी को जबरदस्त मैंडेट दिया और बीजेपी ने आज से काम शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस ऐतिहासिक हार के बाद भी जनता के संदेश को नहीं समझ पाई। कांग्रेस आज भी हार के लिए नए नए बहाने खोज रही है। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की जीत नकली है, गुजरात में पोलिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात में अब चुनाव का इच्छाधारी मॉडल लागू हो चुका है, जहां पर सत्ताधारी पार्टी के मन मुताबिक वोट पड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने जो ट्वीट शेयर किया था उसमें गुजरात में 2019 के लोकल बॉडी इलेक्शन की एक खबर छपी हुई थी, 2019 की, जिसमें दावा किया गया था एक बूथ पर 664 वोट पड़े, लेकिन जब वोट गिने गए तो 2273 निकले। जयराम रमेश के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पवन खेड़ा ने कहा इस बार गुजरात चुनाव में बहुत धांधली हुई है, फर्जी वोट डाले गए, फर्जी वोट डलवाए गए। पवन खेड़ा ने कहा वो वोटिंग में फ्रॉड के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और वो इन सबूतों को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था,
जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2273 वोट। ये नया मॉडल आ रहा है, इच्छाधारी वोट। साहेब ने इच्छा कर ली, वोट पड़ गए। लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है, वोटर की जरूरत नहीं है। विपक्ष की जरूरत तो आप जानते हैं खत्म हो ही रही है, करना ही चाह रहे हैं ये लोग, विपक्ष मुक्त भारत बना ही रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हमें और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। हर चुनाव के बाद हारने वालों के बहाने इसी तरह के होते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं, इलेक्शन की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस गुजरात में हारी तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव की पार्टी रामपुर में हारी तो ईवीएम पर सवाल उठाए, बेईमानी का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी हिमाचल में हारी, बीजेपी को कांग्रेस से करीब 38,000 वोट कम मिले और सरकार बदल गई, लेकिन यहां कांग्रेस को ईवीएम में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दी। यहां वोटिंग मशीन को लेकर किसी ने कोई शिकायत नहीं की। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस ने इसी तरह की सेलेक्टिव गड़बड़ियों की बात की जो बाद में गलत साबित हुई। इसमें पार्टी को एम्बैरेसमेंट भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इससे कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस तो 2014 से अब तक 2 लोकसभा चुनाव और 40 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन अपनी कमियां खोजने के बजाय, अपनी पार्टी को और मजबूत करने के बजाय ईवीएम को दोषी बता देती है। और आज तो इस बात की हद हो गई कि गुजरात में इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के एक नेता ने यह कह दिया कि अगर मोदी से छुटकारा पाना है, अगर बीजेपी को हराना है, तो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर राजा पटेरिया ने यही कहा मोदी देश के लिए खतरा है, मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, मोदी आदिवासियों को जीने नहीं देंगे, इसलिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। राजा पटेरिया पन्ना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी मीटिंग में राजा पटेरिया ने कहा मध्य प्रदेश से और केंद्र से बीजेपी को उखाड़ना जरूरी है। यहां तक तो ठीक था, यह राजनीतिक बयान है, कोई भी दे सकता है। लेकिन इसके बाद राजा पटेरिया ने कहा अगर दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइज कराने का काम। हालांकि राजा पटेरिया के दिल में जो था वो उनके जबान पर आ गया, लेकिन तुरंत समझ गए यह बयान भारी पड़ सकता है, इसलिए अगले वाक्य में कहते हैं मोदी की हत्या से उनका मतलब मोदी को हराने से है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज की। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में आ गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेसी नेताओं के दिल में कितनी नफरत है, राजा पटेरिया का बयान इसी का सबूत है। शिवराज ने कहा कि इस तरह का बयान न बीजेपी बर्दाश्त करेगी और न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि एफआईआर की जा रही है, कानून अपना काम करेगा। इसके थोड़ी देर बाद राजा पटेरिया के खिलाफ
पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा सामने आए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस तरह का बयान सुनकर भरोसा हो जाता है कि ये महात्मा गांधी की नहीं बल्कि इटली वाले गांधियों की कांग्रेस है। अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो रही नहीं है, ये इटली की कांग्रेस होती जा रही है। फांसीवादी और मुसोलिनी वाला सोच। अकेले इनकी बात नहीं, 1 महीना हुआ है अभी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण से तुलना कर दी थी। इसको आप देखो, उसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने कितना आपत्तिजनक शब्द बोला था। मनी सोनिया जी कहती हैं मौत का सौदागर, सुबोधकांत हिटलर कहते हैं, नाना पटोले इनके नेता कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं, मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने की सीरीज है इसकी। और ये सोच विकृत हो गया, विकृत मानसिकता की पूरी कांग्रेस हो गई है। जब इनकी राहुल जी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना चलेंगे, कन्हैया कुमार जी, स्वरा भास्कर जी, सुशांत सिंह जी, और क्या सोच होगी। बहुत गंभीरता से लिया है इसको। तत्काल मैंने एसपी पन्ना को वीडियो देखते ही एफआईआर के निर्देश दिए। कांग्रेस के बड़े नेता समझ गए कि राजा पटेल ने गलती कर दी है, उनके इस बयान को किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस ने राजा पटेल के बयान से पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी के मिश्रा ने कहा, राजा पटेल ने जो कहा वो गलत है, कांग्रेस इस तरह के बयान को सपोर्ट नहीं करती। मैं गर्व से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है, गांधी के विचारों से हुआ है, और हमने राजनैतिक आतंकवाद में महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेन सिंह साहब को खोया है। तो जिस पार्टी ने इतने बलिदानों को अपनी आंखों से देखा है राजनीतिक हिंसा के कारण, वह पार्टी ऐसे बयानों से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखेगी। और हम तो वैचारिक हिंसा को भी अपने दल में स्थान नहीं देते हैं, वो उनका निजी विचार है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूर करती है इस बयान से। निलंबन का अधिकार अनुशासन समिति को है, जिस पर मैं कोई टिप्पणी देने के लिए सक्षम नहीं हूं। निश्चित तौर पर पार्टी एक्शन लेगी। किसी भी सूरत में यह बयान उचित नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी हों, वे राष्ट्र के गौरव होते हैं, और उन गौरव के लिए ऐसे अशोभनीय शब्दों का और वैचारिक तौर पर उद्वेलित करने का विचार भी अपराध है। जब बात ज्यादा बढ़ गई, बात बिगड़ने लगी, तो राजा पटेरिया सफाई देने के लिए सामने आए, और सफाई देते समय उन्हें महात्मा गांधी याद आए। उन्होंने कहा, मेरा मतलब यह था कि मोदी को चुनाव में हराना जरूरी है, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक तौर पर हराने के लिए हत्या की बात करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि कांग्रेस ने मोदी की हत्या वाले बयान को कंडेम किया, लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को इस बीमारी का इलाज खोजना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ये बार बार क्यों होता है। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, मणिशंकर ने मोदी को नीच कहा। मैं मान लेता हूं ये बातें काफी पुरानी हो गई, पर पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मोदी को औकात दिखा देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी रावण है। कांग्रेस के एक और नेता ने कहा मोदी भस्मासुर हैं। ऐसी बातें कहने का नतीजा क्या होता है वो भी कांग्रेस ने गुजरात में देख लिया। फिर भी कांग्रेस का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है। ये बयान बीजेपी को हमलावर होने का मौका देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। किसी की हत्या की बात करना, किसी को नीच कहना, यह महात्मा गांधी की कांग्रेस की विरासत कैसे हो सकती है। मैंने उस कांग्रेस को देखा है जहां पार्टी के नेता भाषा की गरिमा को,
भाषा की शालीनता का बहुत ध्यान रखते थे। उनका हमेशा प्रयास रहता था कि गलती से भी जुबान फिसल न जाए। यह कल्चर कब बदल गया, शायद कांग्रेस को पता ही नहीं चला। बात तो आज भी राहुल गांधी कांग्रेस से उसी इतिहास की कर रहे थे। वो भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को याद करते हैं। उनका दावा है कि वो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। उनका दावा है कि वो नफरत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। आज बूंदी में उन्हें प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और मिराया वाड्रा ने भी ज्वाइन किया। भारत जोड़ो यात्रा में आज की थीम महिला सशक्तिकरण थी। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने दौड़ लगाई। प्रियंका ने राजस्थानी कलाकारों के साथ डांस भी किया। शाम को भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर पहुंची। राहुल ने कहा, हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां लोग एक दूसरे से प्यार करें, नफरत नहीं, क्योंकि जितनी नफरत बढ़ेगी उतना नुकसान इस देश को होगा। सिर्फ आज ही नहीं, राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान हर रोज प्यार फैलाने और नफरत दूर करने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये यात्रा जो चल रही है यही हिंदुस्तान है। इसमें सबका आदर होता है। एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत नहीं है इस यात्रा में। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। भाइयों और बहनों, आपके घर में लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ता है, बेटा पिता से लड़ता है, परिवार को फायदा हुआ? कभी हुआ? कभी ऐसा कोई परिवार है जिसमें भाई भाई से लड़ गया और उस परिवार को फायदा हुआ हो? सवाल नहीं उठता। तो अगर परिवार को लड़ाई से फायदा नहीं होता तो देश को क्यों होगा? देश को नुकसान होगा। जितनी नफरत देश में होगी उतना नुकसान इस देश को होगा। राहुल यात्रा के दौरान रोज दावा करते हैं कि वो भारत को जोड़ने निकले हैं, नफरत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए निकले हैं। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी नहीं समझा पा रहे, या फिर उनका मैसेज अपनी पार्टी के नेताओं तक पहुंच नहीं रहा। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि पार्टी का सबसे बड़ा नेता प्यार मोहब्बत की बात करता रहे और कांग्रेस के नेता मोदी की हत्या जैसी बात कहें? असल में राहुल गांधी को कांग्रेस के बहुत सारे नेता सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि चुनाव में राहुल गांधी का पार्टिसिपेशन नहीं होता। पार्टी को जब जरूरत होती है तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव था, वो अपनी यात्रा में लगे रहे। गुजरात और हिमाचल के कैंपेन में सिर्फ मुंह दिखाई की। अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए 22 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। बहस की मांग हो रही है और चर्चा यह कि राहुल गांधी हर साल की तरह क्रिसमस की छुट्टी पर जाने वाले हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल ने चुनाव में कैंपेन के लिए पदयात्रा से छुट्टी नहीं ली, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए यात्रा रोक दी जाएगी। राहुल विदेश चले जाएंगे तो ऐसे में कांग्रेस का ध्यान कौन रखेगा? क्या कांग्रेस का भगवान ही मालिक है? कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो उनकी हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। और पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मोदी को हराना है तो सारे विरोधी दलों को एक होना होगा। अगर बीजेपी के खिलाफ सब मिलकर नहीं लड़े तो मोदी को हराना नामुमकिन है। अगर मोदी से निजात पाना है तो सबको साथ आना ही होगा। हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर दिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तुम नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या?
मेन फ्रंट बनाने के नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं के मजेदार रिएक्शन आए। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी सबने नीतीश कुमार के बयान का मजाक उड़ाया। सुशील मोदी ने कहा, जो नेता अपने राज्य में अपनी पार्टी को 44 सीटें न जिता पाए वो मोदी को हराने की बात करें तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात लगती है। देखिए, विपक्ष एक करना ही तो असंभव काम है और विपक्षी एकता जो है ये मरे हुए घोड़े के समान है कि घोड़ा मर चुका है, कितना भी चाबुक मारी वो घोड़ा खड़ा होगा ही नहीं। तो क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? क्या केसीआर और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? तो कहना तो बहुत आसान, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी 2029 की चिंता कीजिए, 2024 भूल जाइए। 2024 में न तो विपक्ष एक होगा न हो सकता है। और आप अगर आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ में ग्रैंड अलायंस बना था जो फेल कर गया, और फिर एक बार बना जेपी जब जिंदा थे 77 में। तो जेपी जैसा कोई नेता चाहिए जो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो, जो सत्ता की राजनीति से दूर रहकर काम कर रहा हो। ये सारे लोग तो भूखे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो नीतीश जी को क्यों कोई स्वीकार करेगा जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जीत सकता है, जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जिसके पार्टी की जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर, तो कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? उनसे ज़्यादा ताकतवर नेता तो अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, केसीआर होंगे, जो अपने अपने राज्य में कम से कम अपने बलबूते पर सरकार चला रहे हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के बयान को सपोर्ट किया। अखिलेश ने कहा कि विरोधी दलों के कई नेता बीजेपी को हराने के लिए सभी विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी कोई रास्ता निकलेगा। अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती दौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने, और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का दावा तो यह था कि वो और तेजस्वी मिल जाएंगे तो बीजेपी को बिहार में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद बिहार में नीतीश की सरकार बनने के बाद 2 बाई इलेक्शन हुए और दोनों सीटों में महागठबंधन की हार हुई, दोनों में बीजेपी की जीत हुई। नीतीश कुमार तो चाहते थे कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर खुद को 2024 में विपक्षी दलों के अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करें। लेकिन जिस तरह के चुनावी नतीजे बिहार में आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश मुख्यमंत्री बने रह पाए यही काफी होगा। जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश ने हर तरह के अलायंस करके देख लिए, मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़कर देख लिया, राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाकर घुमा चुके, जयंत चौधरी को साथ लेकर भी देख चुके, लेकिन सारे फॉर्मूले बेकार साबित हुए। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुरी तरह हराया। मुझे लगता है कि मोदी को हराने का एक ही फॉर्मूला है, मोदी के बराबर मेहनत की जाए, और फिलहाल ऐसा कोई नेता, ऐसे कोई पार्टी दिखती नहीं जो परिश्रम के मुकाबले में, मेहनत के मुकाबले में मोदी का मुकाबला कर सके। चलते चलते मैं आपको सुपरस्टार शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। शाहरुख खान कल रात अचानक चुपचाप माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे। शाहरुख वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए। माता के दरबार में उन्होंने माथा टेका। शाहरुख खान कल रात करीब 11 बजे अर्धकुंवारी से बैटरी कार के जरिए माता के भवन की तरफ निकले और पैदल चलकर रात करीब 12 बजे उन्होंने दरबार में माता के दर्शन किए। इस दौरान शाहरुख की कोशिश थी कोई उन्हें पहचान न सके, उनकी यात्रा प्राइवेट रहे, उन्हें एक ऐसी जैकेट पहनी हुई थी जिससे चेहरा कवर हो जाए। असल में लोग कहते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले महीने जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली है और फिल्म की सफलता के लिए
दुआ मांगने वो अब से कुछ दिन पहले मक्का गए थे उमरा करने के लिए, और अब उन्होंने वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर मां से प्रार्थना की। फिल्म इंडस्ट्री से एक और खबर आई। एक्ट्रेस नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है। नोरा फतेही का आरोप है कि जैकलीन ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से उन पर झूठे आरोप लगाए। असल में कोर्ट में जैकलीन ने कहा था कि ईडी ने उन्हें झूठे केस में फंसाया और नोरा फतेही को छोड़ दिया, जबकि नोरा फतेही ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।